न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं लैब के अंदर। एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी इसमें यूज़ की जाएगी ताकि वो टॉक्सिन्स के इफ़ेक्ट को रोक सके, या जो इन्फेक्टिविटी है डिफरेंट वायरसेस की उसके इफ़ेक्ट को रोका जा सके बाय यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़। इनको सेल कल्चर में भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट साइटोपैथिक इफेक्ट और प्लाक रिडक्शन एसेस के अंदर, और इसको होस्ट एनिमल्स के अंदर भी किया जाता है, जैसे कि माउस प्रोटेक्शन टेस्ट होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम फ्लोरेसेंट कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टेन कर सकते हैं, और सीरम के अंदर इनको डिटेक्ट किया जा सकता है अगर C1Q के साथ अटैच कर दिया जाए, जैसे डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, जैसे राजी सेल्स हैं, तो उसके साथ बाइंडिंग करवाने के बाद हम इन कॉम्प्लेक्सेस को सीरम के अंदर भी चेक कर सकते हैं। हीम एग्लूटिनेशन का जो टेस्ट है, इसमें बहुत से वायरसेस जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स के साथ क्लम्पिंग कर सकते हैं किसी भी स्पीशीज़ के अंदर, तो इसको इनहिबिट किया जा सकता है एंटीबॉडी अगर हम डिज़ाइन कर लें जो कि स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट हो। क्योंकि कोई भी वायरस है वो आता है और वो क्लम्पिंग कर लेता है, आरबीसी के साथ क्लम्प बना लेता है, तो उसमें हीम एग्लूटिनेशन हो जाएगी, और हीम एग्लूटिनेशन को इनहिबिट करने के लिए अगर वायरस के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना दी जाए तो हीम एग्लूटिनेशन जो है वो इनहिबिशन हो जाएगी उसकी, वो मज़ीद एग्लूटिनेट नहीं कर सकता, और इस तरह से हम किसी भी एंटीबॉडी का टाइटर चेक कर सकते हैं। आरबीसीज जो हैं ये बहुत सारे एंटीजेंस को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनको अगर हम किसी भी मैचिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स कर देंगे तो ये यकीनन क्लम्प बना देंगे। इसको हम पैसिव हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये पैसिव कैरियर्स होते हैं एंटीजन का। एक और टेस्ट लैब में किया जाता है जिसे एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट या कूम्स टेस्ट कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कुछ डिजीज़ के अंदर के हीमोलिटिक डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न की, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। RH फैक्टर आपको मालूम है कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है, अगर ये इनकम्पैटिबल हो तो हीमोलिटिक डिजीज़ होती है कुछ न्यूबॉर्न्स के अंदर। तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक तो ये होगा कि जाहिर है कि जब हेमोलिसिस होगी एनीमिया होगा, इसी तरह से एनीमिया जो है हीमोलिटिक एनीमिया किसी ड्रग से रिलेटेड भी हो सकता है, और इसमें सम टाइम क्या होता है कि सेंसिटाइज्ड होने के बावजूद सिम्टम्स डिज़ीज़ की शो नहीं हो रही होती। ऐसे पेशेंट्स में जो एंटीबॉडी है आरबीसी के अगेंस्ट बना दी जाएगी, और वो जाके आरबीसी की सरफेस पे बाइंड कर सकेगी। इससे हेमोलिसिस नहीं होगी, सेल्स जो हैं ब्लड के वो टूटना बंद कर देंगे। ये जो सेल बाउंड एंटीबॉडीज़ हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए एंटी ग्लोबुलिन या कूम्स टेस्ट किया जाता है, जिसमें एंटी सीरम जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के अगेंस्ट है वो यूज़ किया जाएगा, और पेशेंट के आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर लिया जाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है वो आरबीसीज के साथ उनकी सरफेस पे बाउंड नहीं करती, बल्कि वो सीरम के अंदर होती है, और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट में एंटीबॉडीज़ जो हैं पेशेंट के सीरम की वो फिर इनडायरेक्टली उसको टेस्ट करके चेक किया जा सकता है। उसको हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहेंगे, जिसमें पेशेंट का सीरम जो है वो नॉर्मल आरबीसी के साथ मिक्स किया जाएगा, और जो एंटी सीरम है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के का वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी पेशेंट के सीरम में तो एग्लूटिनेशन जो है वो हो सकती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। ये टेस्ट मोस्टली किया इसलिए जाता है कि ये कंफर्म किया जा सके कि अगर कोई इम्यूनोलॉजिक टेस्ट किया गया है, उसकी स्क्रीनिंग हो गई है, और आपको पता है कि आपको इंडिकेशन भी यही है कि ये टेस्ट जो है इसके अंदर डिटेक्शन हो रही है किसी भी डिज़ीज़ की,
और वो पॉजिटिव भी है, तो आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये एक ट्रू पॉजिटिव रिज़ल्ट है या फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट है। लैब के अंदर जब हम कोई भी टेस्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टेस्ट का रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एक फ़ाल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट हो। वो देखने में पॉजिटिव है लेकिन उसके पीछे कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस है, इसको कंफर्म करने के लिए एक किस्म की रिकन्फर्मेशन है कि आपका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आप ले चुके हैं स्क्रीनिंग के थ्रू, उसको हम देख लेते हैं कि ये ट्रू पॉजिटिव है या ये फॉल्स पॉजिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि पेशेंट्स हैं जो एलाइजा के साथ स्क्रीन कर लिया जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको HIV से इन्फेक्शन हुई है या लाइम डिजीज़ है, तो उसको उसका टेस्ट किया, एलाइजा टेस्ट किया और एलाइजा से आपके पास एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया कि हाँ इस पेशेंट के अंदर इसे HIV का इन्फेक्शन है या इसे लाइम डिजीज़ का इन्फेक्शन है। तो फिर हम उसको वेस्टर्न ब्लॉट के साथ दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल सही हुआ है और इसका जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव है या कि ट्रूली पॉजिटिव है। इसके लिए हम सबसे पहले HIV की जो प्रोटीन्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड किया जाएगा जेल को और उसके अंदर हम लोड कर देंगे इन प्रोटीन्स को, और HIV की प्रोटीन्स जो हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पे बैंड्स की शक्ल में हमें जेल पे सेपरेट होकर नज़र आएंगी। इन प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा जेल से ब्लॉट पेपर पे, जो कि एक फ़िल्टर पेपर है, ताकि सारी जो जेल जो होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है। ब्लॉट पेपर पे आके प्रोटीन्स जो हैं वो फिर काफ़ी अरसे के लिए उसे आप सेव कर सकते हैं। अब जो ब्लॉट जिस पे तमाम तर HIV की प्रोटीन्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं उस पे हम वो पेशेंट का सीरम डालेंगे जिसमें हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये HIV पॉजिटिव है या नहीं। तो उसमें क्या होगा कि अगर तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उस सीरम के अंदर तो यकीनन वो आके अपनी रिस्पेक्टिव प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगी। अगर पेशेंट जो है उसके अंदर वायरल प्रोटीन्स मौजूद नहीं हैं तो हम उसको देखेंगे कि वो अपनी जो उसकी रिस्पेक्टिव HIV प्रोटीन है उसके साथ बॉन्डिंग एंटीबॉडी की नहीं हो सकेगी। इसको डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमन IgG एंटीबॉडी को रेडियो एक्टिवली लेबल किया जा सकता है या इसको किसी एंजाइम के साथ लेबल किया जा सकता है। जैसे हमारे पास हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड है तो उसके साथ लेबल करने की रीज़न क्या होती है कि रेडियो एक्टिविटी के साथ लेबल्ड होगा तो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और अगर ये हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड के साथ अटैच्ड है तो फिर उसकी प्रेजेंट इसका सबस्ट्रेट इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से वो उस पर विजिबल कलर की चेंज देगा। जब उसका कलर जो है वो चेंज होगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है ये पर्सन इस HIV के इन्फेक्शन के लिए। और अगर कलर में चेंज नहीं आएगा तो ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है कि सीरम के अंदर कोई भी ऐसी एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी जो HIV की रिस्पेक्टिव प्रोटीन के साथ जाके अटैच होती और उसको इस तरह से देखा जा सकता। यहाँ पे आप देखें कि वेस्टर्न ब्लॉट में सबसे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है जेल। इस जेल पे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो वायरल प्रोटीन्स हैं HIV की, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है। इस केस में जो हम जेल यूज़ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट के लिए वो एगारोज जेल नहीं होती, वो हमारे पास एक्रिलामाइड जेल होती है, ठीक है। और एक्रिलामाइड से बनी हुई इस जेल पे हम इन प्रोटीन्स को सेपरेट करके जो सेकंड लेफ़्ट टू राइट हम डिस्कस कर रहे हैं सारी डायग्राम्स को, तो जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रही है उसमें पेपर पे हमने या ब्लॉट पे जेल से सारी प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब थर्ड उसमें आप देख रहे हैं कि पेपर जो है उसके ऊपर चूँकि प्रोटीन्स आ चुकी हैं वायरल प्रोटीन्स, और इस पर हम पेशेंट के सीरम के साथ इसको एक्सपोज कर रहे हैं और जो HIV की एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरल प्रोटीन्स के साथ अटैच हो सकती हैं। इंतहाई राइट साइड पे जो आपको चौथी डायग्राम नज़र आ रही है उसमें एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी ह्यूमन IgG के लिए जो है उसको ऐड किया जाएगा और एंजाइम का सबस्ट्रेट दे देंगे। जब एंजाइम का सबस्ट्रेट देंगे एंजाइम उस पर एक्टिविटी शो करेगा तो कलर्ड बैंड्स आपको नज़र आएंगे उस जगह पे जहाँ पे वायरल प्रोटीन होगी। सो इस तरह से हम वेस्टर्न ब्लॉट से ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये पेशेंट जो फ्लोरेसेंस
एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग है, या जिसको हम फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज तरीका है जो बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव ब्लड सेल्स के लिए उनको चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें HIV के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उसमें भी हम नंबर ऑफ़ CD4 पॉजिटिव टी सेल चेक कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि HIV जो एंट्रेंस लेता है सेल के अंदर, तो वो रिसेप्टर्स को यूज़ करता है, और इसका रिसेप्टर जो है चूँकि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, अल्टीमेटली ये CD4 काउंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देता है HIV का इन्फेक्शन। तो उसको जो है उसका नंबर मालूम किया जा सकता है कि HIV पेशेंट में CD4 पॉजिटिव सेल्स का काउंट जो है वो कितना डिक्रीज़ है और किस हद तक अलार्मिंग हो चुका है। इस टेस्ट में पेशेंट का सेल जो है उसको लेबल कर लिया जाएगा किसी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये किस चीज़ के अगेंस्ट डिज़ाइन की जाएगी? यकीनन ये पूरे सेल के अगेंस्ट तो डिज़ाइन नहीं होगी, ये उस स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट डिज़ाइन होगी जो आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप HIV के पेशेंट की बात कर रहे हैं, योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ एक्चुअली द CD4 मॉलिक्यूल, तो आप क्या करते हैं कि आप CD4 के अगेंस्ट एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिज़ाइन कर लेते हैं, और उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ आप इसको, इन सेल्स को लेबल कर लेंगे। अब आपको मालूम है कि CD4 जो प्रोटीन है ये एक्चुअली एक मार्कर है, और जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स होते हैं। एंड व्हाट इज़ आवर टारगेट इन दिस केस, दैट वी वांट टू डिटरमिन वेदर HIV इन्फेक्शन इज़ ड्रॉपिंग द नंबर ऑफ CD4 पॉजिटिव सेल्स इन द पेशेंट्स बॉडी और नॉट। सो हम क्या करेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को एक फ्लोरेसेंट डाई के साथ टैग कर लेंगे। ये फ्लोरेसेंट डाई जो है, ये जैसे रोडामीन है, ये फ्लोरेसिन है, ये इसके ये डाई हमारी मोनोक्लोनल के साथ अटैच होती है। वो क्यों अटैच करते हैं हम? ताकि हम फ्लोरेसेंस को चेक करके ये देख सकें कि हमारी एंटीबॉडी जो है वो बाइंड की है या नहीं की। अब एक लेज़र लाइट बीम है जिसके थ्रू हम सिंगल सेल को पास करते हैं। इस तरह से उसमें से सेल्स गुजरते हैं कि 1 बाय 1 उसमें से गुजर सकते हैं। और जब ये सेल्स वहाँ से गुजर रहे हैं, अगर इनके साथ एंटीबॉडी अटैच हुई है तो यकीनन ये एंटीबॉडी टैग थी, और अगर ये टैग थी तो विद फ्लोरेसेंट मटेरियल टैग थी। सो अगर ये एंटीबॉडी यहाँ से ऐसा सेल गुजरता है जिसके साथ एंटीबॉडी अटैच्ड है, तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्लोरेसेंटली टैग्ड एंटीबॉडी ही आपने इसमें से पास थ्रू की है। सो इस मशीन में हम जो इसको फैक्स मशीन बोलते हैं, जिसे फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर कहते हैं। सेल सॉर्टर है मतलब ये सेल्स की सॉर्टिंग कर सकता है। अब जो सेल टैग्ड है, फ्लोरेसेंटली टैग्ड है, वो सेपरेट आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो वो बिल्कुल सेपरेट जगह पे फॉल करेगा। आप इसमें फ्लोरेसेंस देख लेंगे, और फ्लोरेसेंस देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए हैं, सेल्स जो हैं वो फ्लोरेसेंटली टैग्ड एंटीबॉडी के साथ अटैच हुए हैं या कि नहीं हुए हैं। जब रेड ब्लड सेल्स को यूज़ किया जाता है तो इसको हम हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं। प्रोजोन की एक टर्म यूज़ होती है जो फेलर ऑफ अ प्रेसिपिटेट और फ्लोरेसेंट टू फॉर्म बिकॉज टू मच एंटीबॉडीज प्रेजेंट। तो उसमें क्या है कि जो प्रोजोन है वो बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फॉल्स नेगेटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट है किसी भी सिफिलिस के लिए, तो उसमें एंटीबॉडी टाइटर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और डाइल्यूशन सीरम की जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑप्टिमल सेंसर है जिसके अंदर से ये अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में ये फ्लो साइटोमेट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेल जो हैं वो बिल्कुल फ्लोरेसेंटली टैग्ड सेल जो इस चैनल में से गुज़र रहे हैं वो 1 बाय 1 गुज़र रहे हैं। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स मौजूद हैं जिससे सेल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एक अलग सेक्शन में मूव करेगा, अगर वो नहीं है, नेगेटिव चार्ज है उस पर, तो वो अलग सेक्शन में मूव करेगा। सो इनकी सॉर्टिंग होती जाएगी, और ये सेल्स जो हैं ये सेपरेटली आपको अलग अलग चैनल्स में मिलेंगे। थैंक यू।